ये लास्ट क्लास में हमने वो शियर स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वाला पार्ट स्टडी किया था, ठीक है। नोट्स तो ऑलरेडी भेज दिए थे, ठीक है ना, वही है। आज नया टॉपिक स्टडी करना है, ओके। छोटे छोटे टॉपिक्स है इसमें, ठीक है। वो अपने बाकी है वो स्टडी कर लेते हैं, तो क्या अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा ही चैप्टर, ठीक है। अभी से नोट्स लिखना चालू करो क्योंकि छोटा ही पार्ट है, लिख सकते हो फटाफट से, प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो टॉपिक लिख लो। पॉइसन रेशियो टॉपिक लिखो, पॉइसन रेशियो। ओके, ये पॉइसन रेशियो, ये रेशियो क्या होता है वो समझते हैं। सपोज एक रॉड है अपने पास, ठीक है, ये रॉड दिया हुआ है। इस रॉड का जो डायमीटर है वो डी ले लेते हैं, इसकी लेंथ एल ले लेते हैं। अब अगर इस रॉड को हम पुल करें, सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, रबर बैंड। रबर बैंड को अगर पुल करो तो उसकी लेंथ तो बढ़ती है, उसकी थिकनेस के बारे में बता सकते हो, बढ़ती है, कम होती है, उतनी ही रहती है, क्या होती है। अगर रबर बैंड को समझे क्या होती है, कम होती है, वो पतला होता है। एक लेंथ बढ़ रही है, एक साइज अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा केस है ना, जनरली मेटल्स में भी होता है। एक मेटल को अगर खींचोगे, अगर हम खींच रहे हैं मेटल को, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मेटल भी जब एक्सटेंड होता है ना, लेंथ जब बढ़ती है तो जो डी है वो क्या होगा, कम, थोड़ा पतला हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम है ऐसा कुछ हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो इसकी लेंथ को हम क्या लिख रहे हैं, पहले लेंथ एल थी, अब कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल। पहले ये थिकनेस दी थी, अब कम हो गई, तो कितनी हो गई, ये जो थिकनेस है कैसे लिखूं, बोलो कैसे लिखना चाहिए, डी माइनस डेल्टा टी, ठीक है ना। उसमें क्या हो गई, डी माइनस डेल्टा टी, ठीक है ना, उसमें क्या हो गए, कम होगा, ठीक है। तो इसमें अब दो टाइप के स्ट्रेन है। ये जो स्ट्रेन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कौन सा स्ट्रेन है, यहाँ पे तीन आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीन आते हैं। कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल। इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ के अलॉन्ग होता है वो। ये जो स्ट्रेन है इसमें भी स्ट्रेन आ रहा है ये डायरेक्शन में, इस स्ट्रेन को क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन। क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो अपना कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल। लेटरल स्ट्रेन जो है, लेटरल स्ट्रेन वो क्या होगा, डेल्टा डी बाई, और यहाँ पे माइनस डालेंगे, क्यों, कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पॉइसन रेशियो क्या है, ये भी एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया है। क्या पता चला कि एक मटेरियल जो है, मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर, ऐसे एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये सिंबल होता है रेशियो का, पॉइसन रेशियो का। तो ये जो रेशियो है, किसका रेशियो, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल स्ट्रेन और इसका लॉन्गिट्यूडनल, माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई। ये जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट होता है, उस रेशियो को ही क्या कहते हैं, पॉइसन रेशियो। जैसे y एक मटेरियल का होता है, g शियर मॉड्यूलस एक मटेरियल का होता है, वैसे ये म्यू पॉइसन रेशियो भी क्या एक मटेरियल का होता है। किसका रेशियो है पॉइसन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसका जो रेशियो है वो क्या देता है हमें, पॉइसन रेशियो, ठीक है। पहले इसके बारे में पढ़ना है, ओके। स्टेटमेंट, पहले इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाद में इसके प्रॉब्लम्स भी आएंगे और देखेंगे। लिखो
due to longitudinal stress, due to longitudinal stress, comma, due to longitudinal stress, comma, the change in length, the change in length causes the change in lateral dimensions as well. Change in length causes the change in lateral dimensions as well. Lateral dimension as well. ठीक है, full stop. Next time में लिखो. For small deformation, for small deformation, comma, the ratio of lateral strain, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is constant, and is called Poisson's ratio, and is called Poisson's ratio. ठीक है ना, ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो से क्या कहते हैं, पॉइसन रेशियो। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करो, इतना लिखो, और ये फॉर्मूला इस पे बॉक्स बना करो, इतना लिखो। लिख लिया। इसके एक दो पॉइंट्स है ना और लिख रहा हूं, बाद में इसके प्रॉब्लम्स कर, ठीक है। लिखो नेक्स्ट टाइम में, द रेंज ऑफ पॉइसन्स रेशियो, range of Poisson's ratio is generally from range of Poisson's ratio is generally from -1 to plus 0.5, -1 to plus 0.5, ठीक है, and it is the property of the material, and is the property of the material, and is the property
of the material. ये इसमें मतलब समझा तो इसका पॉइसन रेशियो की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -1 से 0.5। अब इसमें ना ध्यान रखना, अगर पॉइसन रेशियो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट को खींचोगे लेंथ क्या बढ़ेगी और थिकनेस क्या होगी, कम। तो इधर पॉइसन रेशियो देखो -1 नेगेटिव में भी है। नेगेटिव में क्या होगा विजुअलाइज कर सकते हो, अगर मैं खींचू लेंथ तो बढ़ेगी, थिकनेस क्या होगी बोलो। प्रैक्टिकल देखे लेंथ हम खींच रहे हैं, ठीक, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, खींच रहे हैं तो थिकनेस क्या है, कम होती है। पर अगर पॉइसन रेशियो नेगेटिव है तो मतलब अगर इसको खींच रहे हो तो थिकनेस कम नहीं होती, बढ़ती, ऐसे भी मटेरियल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू अगर पॉइसन की नेगेटिव वैल्यू हो तो लेंथ बढ़ाने पे थिकनेस भी बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, अगर पॉइसन रेशियो पॉजिटिव हो तो लेंथ बढ़ाने पे क्या अपना लॉजिक हो, क्या होता है, पतला। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो नहीं है पर स्कूल में या कॉम्पिटिटिव लेवल में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। Prove that Poisson's ratio of an object, prove that Poisson's ratio of an object, prove that Poisson's ratio of an object undergoing constant volume deformation, undergoing constant volume deformation is 0.5. Undergoing constant volume deformation is 0.5. ठीक है, प्रूफ करते हैं, ये साथ में सॉल्व करते हैं। तो मुझे पहले ये समझाओ कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन, ये फ्रेज का मतलब समझो। कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन मतलब क्या, सपोज ऐसे मान लो ये सपोज ऐसे क्ले का बना हुआ है, हार्ड क्ले का बना हुआ है ये। अब इसको ऐसे मैं मोड़ू, डिफॉर्म करूं, सपोज इससे मैं ऐसे बॉल बना, ठीक है, इससे बॉल बना तो डिफॉर्म कर दिए, कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन। अब समझाओ किस एग्जांपल, ये पहले सिलेंडर था वैसे मोड़ के मैंने स्फीयर बना, कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन का मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, तो उसका वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम किसका होगा, वो स्फीयर का 4/3 वॉल्यूम कांस्टेंट। शेप चेंज हो सकता है पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन। ठीक है, एक एग्जांपल सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, वो स्पंज बॉल आता है, स्पंज बॉल आता है। ठीक है, स्पंज बॉल को तो मैं से कंप्रेस करूं, उसको मैं कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन बोल सकता हूँ। स्पंज बॉल है, इसको कंप्रेस करो, कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन। पहले कुछ वॉल्यूम था, उसको दबा रहा हूँ, कंप्रेस मतलब डिफॉर्म कर रहा हूँ, वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ उसका वॉल्यूम, तो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो ऐसा में क्या है, जजमेंट लेना है। अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या ये म्यू पॉइसन रेशियो की वैल्यू निकालनी, एकदम इजीली निकाल सकते हैं, ये प्रॉब्लम साथ में करते हैं। पहले तो कोई ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं, कौन सा अच्छा एग्जांपल है, सिलेंडर। सिलेंडर एक अच्छा केस है, उससे स्टडी कर सकते हैं। लिखो, कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस R. Consider a cylinder of length L and radius R undergoing deformation. Undergoing deformation. Undergoing deformation. ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा सिलेंडर का, क्या पाई सब बोलते हैं, आगे बोलो, पाई स्क्वायर एल। लिखो आगे, वॉल्यूम V इक्वल टू, वॉल्यूम V इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब इसमें
जिनको मैंने ऐसे अलग अलग टारगेट किए थे जिन्होंने प्रॉपरली किया है उनको मैंने एक तरीका बताया। सपोज इसमें चेंज आता है, इसमें चेंज आएगा, ठीक है, और एकदम लॉजिकल है, ना पता हो तो इधर ध्यान दो। अगर सपोज आर चेंज हो रहा है, एल चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ए भी चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना। तो चेंज लिखने का है ना एक तरीका, तो इसके आगे वो तरीका बता रहा हूँ, लिखो द चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय द चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय। तो देखो चेंज अगर लिखना हो ना, जैसे v का चेंज कैसे लिखते हैं, डेल्टा v लिखते हैं, तो एक तरीका बता रहा हूँ लिखने का, कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला है ना, तो v की जगह क्या लिखो, डेल्टा v बाई, क्या लिखना है, डेल्टा v बाई। पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो पाई लिखने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर, आर की जगह वही लिखना है, क्या लिखना है तरीका, तो वही होगा डेल्टा और अपॉन ये, तो डेल्टा आर बाई आर। तो क्या ध्यान रखना है, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, तो क्या लिखेंगे 2 डेल्टा एल बाई आर प्लस इसके बोलो उसकी पावर क्या है 1, तो इधर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ऐसे क्लियर है। सपोज इधर बस एक एग्जाम्पल से बताऊं ताकि दिमाग में आ जाए, जिसको आगे वेल एंड गुड, ऐसे साइड पे सब ऐसा हो तो लिख लेना उधर ही, ठीक है ना। सपोज ऐसा कुछ दूर में u इक्वल टू p x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, और नीचे सपोज z है, उसकी पावर कुछ गामा ले, c कांस्टेंट है। तो चेंज अगर तुम्हें लिखना हो चेंज, तो कैसे लिखते हैं, u की जगह क्या लिखो, कोई भी फॉर्मूला के लिए लगा सकते हो, डेल्टा u बाई, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट देखो सही लिखना है, x की पावर अल्फा है तो क्या होता है, अल्फा क्या जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स, बोलो बाद में बीटा डेल्टा वाई बाई वाई, और नीचे है तो पावर गामा नहीं है, क्या होती है पावर माइनस गामा, तो क्या लिखेंगे माइनस गामा डेल्टा जेड बाई। ये ऐसा हो तो साइड पे लिखना, ठीक है, ये मेन में लिखो, ये साइड पे लिखो, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा। लिखिए अब इसमें मेन पार्ट पे आते हैं, इसके नीचे लिखो, जो लिखा है इसके नीचे लिखो, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम डिफॉर्मेशन, डेल्टा v इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वाला क्या चेंज होगा, क्या होगा 0, तो डेल्टा v इक्वल टू 0। चलिए इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा r बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको ना मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू -2 डेल्टा एल बाई आर ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखेगा, वापिस रीअरेंज कर रहा हूँ, इसको देखो ऐसे लिख रहा हूँ, अगर आइडिया लग रहा हो तो बोलो कुछ आइडिया मैंने वापस रीअरेंज किया, इसको ये पूरे टर्म को नीचे लेके गया, ये 2 को यहाँ पे लेके गया, -2 को पूरा, तो ये क्या हो गया -1/2 इक्वल टू दिस, ठीक है, क्या करो माइनस को इधर 2 को बस यहाँ पे लिखा है, इसको नीचे लिख लिया, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर माइनस डेल्टा एल आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल, क्या म्यू पॉइसन रेशियो, तो प्रूव कर लिया, कितना है अपना पॉइसन रेशियो 1/, ठीक है ना, प्रूव कर लिया, रीअरेंज कर लिया।
ठीक है, इस क्वेश्चन पे ना 4 मार्क कर दो। और ये पॉइंट है ना ध्यान में भी रखना, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो पॉइसन रेशियो फिक्स होता है, 0.5 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन अ यूनिफॉर्म रॉड, इन अ यूनिफॉर्म रॉड the longitudinal strain in a uniform rod, longitudinal strain is 2 into 10 raised to minus 3. Longitudinal strain is 2 into 10 raised to minus 3. ठीक है, full stop. Poisson's ratio is 0.4. Poisson's ratio is 0.4. Poisson's ratio is 0.4. ठीक है, find percentage change in volume. Find percentage change in volume. अब देखो इसमें पॉइसन रेशियो कितना 0.4 दिया है, 0.4 है और 0.5 से अलग है, तो इसका मतलब क्या वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज निकालना है, इसको भी सिलेंडर ही ट्रीट करो। ठीक है, ट्राई करो एक बार, अपने आप ट्राई करो। ये पहला पार्ट स्टडी किया, पहला क्वेश्चन, उसका नॉलेज यूज करो। ठीक है, सिलेंडर पता है और पॉइसन रेशियो का फॉर्मूला भी पता है, उसका नॉलेज यूज करो। बीटा देखो क्या लिखा है, क्या पूछा है, वो देखो, रिलेट करने की ट्राई करो, तब लिखो।
तो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ठीक है, कर रहे सॉल्व। लिखा तो काफी तुरंत दिख रहा है कि गंदा लिखा है। देखो क्या पूछा है उससे रिलेट करो, क्या निकालना है, वॉल्यूम चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम चेंज इतना क्लिक हुआ है तो मेजरमेंट लिखा है, क्लिक हो इधर से ही आएगा, यहाँ से ही आएगा वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज इधर से आएगा। अब ऑब्वियसली देखो ये खुद को ऐसे क्वेश्चन करना है, वॉल्यूम चेंज निकालना तो क्या ये दोनों की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू है अपने पास। क्वेश्चन में देखो क्या दिया, कौन सा स्ट्रेन दिया है, मतलब डेल्टा एल बाई कितना दिया है, -3। और क्या दे रखा है, पॉइसन रेशियो। तो क्या करें बोलो, इसका 0.4 दिया, क्या करें, 0.4 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पॉइसन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस। अब देखो डेल्टा डी बाई डी, हमने डेल्टा डी बाई डी लिखा था, तो उसके लिए डेल्टा आर बाई लिखो तो भी चलता है, तो उसमें रेडियस भी है, ठीक है, सेम ही होता है, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो इधर से डेल्टा आर बाई आर निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, -0.4 इंटू डेल्टा एल बाई एल, कितना होगा, इधर डाल दो तो कितना हो गया, -0.8 इंटू 10⁻³ अब ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 इंटू ये कितना है, -0.8 इंटू 10⁻³ प्लस डेल्टा एल अपना कितना था, 2 इंटू 10⁻³, तो ये हो गया -1.6 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻³, ये कितना हो गया, डेल्टा वी बाई बोलो कितना हो गया, 0.4 इंटू 10⁻³ तो ये जो है ना चेंज डेल्टा वी, ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। ये इसको क्या कहते हैं, रेशियो में निकालो ना तो इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज। क्वेश्चन क्या पूछा, तो क्या करें, परसेंटेज चेंज पूछा हो तो ये अपना आ गया फ्रैक्शनल वाला, इनटू क्या कर दो, तो क्या आ जाएगा, इनटू 100 करे तो 0.4 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 मतलब 0.04% जाएगा, 0.04%। ठीक है, जिनका आया आंसर ठीक है, वेल एंड गुड, जिनका ना आया बस देखो कहाँ पे अटकते हो, कौन से पार्ट में। तो हमेशा जितना नोट करोगे उतना आगे फायदा होगा, आगे के प्रॉब्लम। ठीक है, ओके ये हो गया। अब ये पॉइसन रेशियो देख लिया, एक और नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करता है, वैसे छोटे छोटे टॉपिक्स की, ठीक है, वो स्टडी करना। नेक्स्ट लिखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब वो क्या होता है, एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, उसमें पढ़ा था हमने वर्क एनर्जी पावर में, एक स्प्रिंग है, अगर एक स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग में भी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला याद है उसका, U इक्वल टू क्या था, स्प्रिंग में क्या था फॉर्मूला, U इक्वल टू ½ K x स्क्वायर, x मतलब क्या, कितना खींच रहे हैं, कितना कंप्रेस कर रहे हैं, ये किसका था, स्प्रिंग का था। वैसे ही सपोज कोई मेटल है, अगर मेटल को तुम खींच रहे हो तो उसमें भी क्या है, ऐसे एनर्जी स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल। जैसे ये देखो, अच्छा एग्जांपल कैच का, ये कैच जो है, इसका ये जो होल्डर है, इसको जब मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ और डिफॉर्म कर रहा हूँ, अभी मुझे बताओ बिहेवियर ये ऐसा है, जैसे छोड़ दिया, अभी बिहेवियर इलास्टिक है प्लास्टिक है, इलास्टिक है, ऐसे मोड़ के रखा है, इसमें अभी एनर्जी स्टोर हो रही है, कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल। तो उसकी भी इक्वेशन है, डिराइवेशन है, वो स्कूल में काम आएगा, फॉर्मूला से हम प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। उसका भी डिराइवेशन सिंपल है। तो क्या करते हैं, ये लिखना मत अभी,
बेसिक डिस्कशन पहले कर लेते हैं। सपोज ऐसे कि रॉड है, इस रॉड की लेंथ L ले लेते हैं, यंग मॉड्यूलस Y, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस रॉड को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो अभी वो पॉइसन रेशियो वाला ही अगर देख, अगर मैं खींच रहे तो थोड़ा पतला भी होगा, फिर बहुत पतला है तो क्या है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो जब इसको खींच रहे हैं, एक मोमेंट पे इसकी लेंथ बढ़ गई, मान लेते हैं कितनी लेंथ बढ़ी इसकी, x लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो अगर हुक्स लॉ हम अप्लाई करें, हुक्स लॉ याद है क्या था हुक्स लॉ, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन अगर इक्वल डालूं यहाँ पे क्या आ जाएगा y, सिग्मा की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं f पाई इक्वल टू y, इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल बाय। तो डायग्राम में देखो डेल्टा एल क्या होगा, x उतना चेंज हुआ है, तो इधर क्या लिख सकते हैं x बाई एल। तो इधर से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आगे स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। वो वर्क से ही स्टडी होगा कि वर्क ही किसमें एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। पहले स्टेटमेंट इसका लिख लो, क्या बोलो। पहला स्टेटमेंट जो है डिराइवेशन है ना, पहले क्या डालोगे स्टेटमेंट, पहले तो पोटेंशियल जो है पहला स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूँ, क्या वो कंसीडर लिखेंगे। देखो व्हेन अ मेटल और एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट, व्हेन अ मेटल और एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज stretched comma potential energy is stored, potential energy is stored, potential energy is stored, ठीक है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर, ओके। अब स्टेटमेंट बताओ, ये डिराइवेशन करना है, स्टेटमेंट बोलो शुरुआत से क्या होगा, कंसीडर, सबने कंसीडर बोला, आगे बोलो कंसीडर रॉड या वायर बोल सकते हो, लेंथ एल में क्रॉस सेक्शन एरिया एच, यंग मॉड्यूलस वाई, और एफ के बारे में लिखना है, क्या लिखोगे उसके बारे में, इससे ये कौन सा फोर्स, और डिटेल में जितना लिखो ना उतना अच्छी बात है। ये कौन सा फोर्स है, टेंसाइल बोल सकते हैं, और साथ में क्या लिखोगे कि टेंसाइल फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है ना, लिखो पूरा स्टेटमेंट लिखो। कंसीडर रॉड ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड यंग मॉड्यूलस Y, और क्या लिखोगे कि अब वो अपने हिसाब से स्टेटमेंट डाल सकते हो, जैसे क्या लिखा कि भाई टेंसाइल फोर्स F इज एक्टिंग ऑन इट, या क्या लिख सकते हो कि पुल्ड बाय टेंसाइल फोर्स F, ठीक है ना, अपने हिसाब से डाल सकते हो उसके, वो भी डालो, ठीक है। बाद में डायग्राम ड्रॉ करो, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ लिखना मत, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो। तो डायग्राम ड्रॉ करो, चलिए ड्रॉ, ओके। अब इसमें देखो ये जितना मैं F बढ़ाऊं उतना क्या है, वो रॉड क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो इसमें F के बारे में लिखना, उससे पहले X के बारे में लिखना पड़ेगा, डायग्राम के नीचे लिखो, consider at an instant, consider at an instant
the extension in the rod, consider at an instant the extension in the rod to be x, ठीक है। उसका ये जो लिखा है, ये लिखा है वो क्या किया, बेसिकली क्या अप्लाई किया, हुक्स लॉ, तो वो भी लिखना है। ये क्या लिखोगे उसके आगे, अप्लाइंग हुक्स लॉ, बाद में लिखो इक्वेशन, कहीं पे बॉक्स मत बनाना, नेक्स्ट टाइम में लिखो अप्लाइंग हुक्स लॉ, बाद में इक्वेशन लिख लो। देखिए अब इसमें देखो, ये इक्वेशन को स्टडी करो। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, अगर मुझे इसको खींचना हो, मतलब x क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा उतना ही बढ़ेगा। अगर x बढ़ेगा तो साथ में x भी क्या होगा, फोर्स है, तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब ज्यादा हम लगा रहे, खींच रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क ही हम ऐसे ताकत लगाते हैं, वर्क करते हैं, वर्क ही इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले में क्या है, वो वर्क निकालना है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला याद है, Fs cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा 1 हो जाता है क्योंकि सेम डायरेक्शन लग रहा है। तो Fs पर मैं दो तरीके बताए थे, वर्क को Fs लिख सकते हो या इंटीग्रेशन Fds, मतलब या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो इंटीग्रेशन कर सकते हो। कब क्या करना है वापस हम रिवाइज करेंगे, उससे आएंगे, और अभी के लिए बता देता हूँ। ये फोर्स क्या वेरिएबल है, एक्स है, तो क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना, ठीक है। क्या लिखो, द वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड, वर्क डन टू increase the length of the rod by dx, work done to increase the length of the rod by dx will be मतलब dx का मतलब इधर क्या है, और थोड़ा खींच रहे, कितने से खींच रहे हो, dx से। तो वर्क जो है dw वो किसके बराबर होता है, f ds के लिए क्या आएगा, dx, तो dw इक्वल टू, इक्वेशन डाल देते हैं, I by L x dx। देखिए अब इंटीग्रेशन करना है, तो उसके आगे स्टेटमेंट लिखो, द टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड, द टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड from 0 to delta L, from 0 to delta L will be, मतलब माइनस क्या है, डेल्टा एल तक जाना है ना हमें, तो क्या होगा, अब इंटीग्रेशन करना होता है। तो W इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई ए बाई एल एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट क्या डालेंगे, 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, डेल्टा एल तक। इसका इंटीग्रेशन आप देखो, वाई ए और एल वो तो कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जब एक पावर बढ़ दिया वो नीचे आता है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट इसमें डाले 0 से डेल्टा एल, तो वर्क कितना आगे आता है, वाई ए एल ऐसे रहेंगे, 2 आगे डाल देते हैं, डेल्टा एल इधर डाल दो, क्या आ जाएगा, डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक। बॉक्स कहीं नहीं बना है, अभी सिर्फ लिखो ये अपना वर्क आ गया।
लिखें। अब यही जो वर्क होता है वही उसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके आगे लिखो दिस वर्क is stored this work is stored as elastic potential energy in the rod. This work is stored as elastic potential energy in the rod. तो इसका मतलब ये जो U हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या ये वर्क की है, यही है वो इसकी इक्वेशन। मतलब क्या लिख सकते हो, U इक्वल टू क्या है अपना फॉर्मूला, क्या लिखेंगे ऐसे 1/2 कैसे लिखो, Y/AL इंटू डेल्टा एल। अब बॉक्स बना दो, ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसके है ना अलग अलग फॉर्मूलाज भी है, इसी के इसको थोड़ा रीअरेंज करें ना और भी फॉर्मूलाज आएंगे। वो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि वो ना प्रॉब्लम में काम आएगा। ये तो डिराइवेशन था और इसके प्रॉब्लम में तुम्हें काम आएगा, तो कन्वर्शन भी बता देता हूँ। ठीक है, एक पार्ट जो है इसमें इसके आगे लिखो, इसमें क्या कर सकते हैं, फोर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके आगे लिखो using Hooke's law, using Hooke's law क्या होगा अगर पूरे वायर पे मतलब एक्सटेंशन लगा है तो देखो F/A इक्वल टू क्या है, Y डेल्टा L/L। तो इधर से F इक्वल टू देखो क्या लिख सकते हैं, YA/L डेल्टा L ऐसे लिख सकते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट करो, बताओ U को क्या लिख सकते हो, हाथ तो ऐसा ही रहेगा, YA/L और एक डेल्टा L, उसको भी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं F से, और एक डेल्टा L एक और बचेगा। तो एक और फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, कितना होता है, हाफ इंटू F इंटू डेल्टा L। लिखिए, एक और रीअरेंजमेंट आता है वो भी बताता हूँ। इस रॉड का वॉल्यूम क्या होगा वो बता सकते, इस रॉड का वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ दे रखी है L, एरिया दे रखा है A, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा A इंटू L, वो क्या होगा उसका वॉल्यूम होगा। आगे लिखो, द वॉल्यूम ऑफ द रॉड, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रॉड कैपिटल B इक्वल क्या होगा A इंटू L। तो देखो अब इसमें वापस रीअरेंज करते हैं, तो U इक्वल टू कितना था अपना, हाफ इंटू F इंटू डेल्टा, ये फॉर्मूला था। तो देखो इसको क्या करते हैं, AL से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये लिखो, इधर इसके नीचे लिखो, here F/A इक्वल टू, here F/A इक्वल टू किसके बराबर होगा, F/A मतलब फिर लिखो here F/A इक्वल टू सिग्मा, here F/A इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, और डेल्टा L/L, फिर लिखो डेल्टा L/L इक्वल टू एप्सिलॉन, डेल्टा L/L इक्वल टू
क्या एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखो एक और फॉर्मूला मतलब क्या लिख सकते हो, U इक्वल टू हाफ इंटू ये एफ बाई क्या है स्ट्रेस, डेल्टा एल बाई क्या है स्ट्रेन, ए इंटू एल क्या है वॉल्यूम। तो ये एक और फॉर्मूला है U का, क्या होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या दिया है, उस हिसाब से सब फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। बस एक और स्टेटमेंट ऐड करो, बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे। लिखो द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी स्टोर्ड पर unit volume, the energy stored per unit volume will be, energy stored per unit volume पूछा मतलब क्या करूँगा, U by क्या करना है वॉल्यूम, तो किसके बराबर होगा बता सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, वॉल्यूम नीचे आएगा क्या पर यूनिट वॉल्यूम हो तो क्या आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। चलो ये ठीक है, ये इतना लिखवा है फॉर्मूला जो, ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन चले, ठीक है। देखो क्वेश्चन, a wire suspended vertically is stretched by a mass, wire suspended vertically is stretched by a mass of 20 kg, is stretched by a mass of 20 kg. Full stop. The energy stored in the wire is, the energy stored in the wire is 0.2 joules. Energy stored in the wire is 0.2 joules. ठीक है, find the extension in the wire. Find the extension. Find the extension in the wire. Take G equal to 10 meters per second. So ये दे रखा है. Take G equal to 10 meters per second. ठीक है, ये ले सकते हैं। ओके, इसमें देखो पहले डेटा देखो क्या दिया हुआ है कि विजुअलाइज करो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक वायर से क्या मास हैंग किया है, कितना दिया 20 kg, तो उससे क्या मिल गया फोर्स एफ कितना होगा, एफ इक्वल टू mg के बराबर डाल दो, वैल्यू कितना है मतलब एफ इक्वल टू क्या mg, तो कितना है 200 न्यूटन आ गया। और बोलो और क्या देता है, हाँ मतलब क्या है यू कितना है 0.2 जूल। और क्या पूछा है, हाँ मतलब क्या सिंबल डेल्टा एल निकालना है। कितने फॉर्मूलाज लिखे खुद जज करो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो।
ये यूज करेंगे फॉर्मूला क्या आ जाएगा ना, डेल्टा एल यू पता है, एफ पता है ना, डेल्टा एल कितना आ रहा है, डेल्टा 2 into 10⁻³ मीटर, इतना कम है तो एमएम में करने की हैबिट करो। 10⁻³ मतलब क्या, डायरेक्ट एमएम में लिख सकते हैं, तो एमएम, ठीक है ना, ये यूज करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ड्रॉ करो दिया हुआ डायग्राम में। ओके, ड्रॉ करो, क्वेश्चन लिखवा दो। Okay, let's go question. Find the ratio of energy stored. Find the ratio of energy stored in wire A and B. Find the ratio of energy stored in wire A and B is और इसमें ये डेटा दे रखा है, वो लिखो। y/y भी दे रखा है 1:2, LA/LB वो दे रखा है 2:1, एरिया ऑफ A to एरिया ऑफ B वो दे रखा है 3:3। ये रेशियोज दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये ट्राई खुद करना है, तो इसमें पहले बस विजुअलाइज करके बताओ एनर्जी क्यों स्टोर होगी बोलो। जैसे हैंग किया हुआ है इस वायर, इसकी वजह से क्या इस वायर पे एक्सटेंशन मिलेगा, इस वायर पे भी एक्सटेंशन मिलेगा, इसकी वजह से मिलेगा, दोनों के वजह से और भी एक्सटेंड होगा, दोनों में एक्सटेंड होगा, क्या दोनों में एनर्जी स्टोर होगी, तो उसका रेशियो निकालना। अब खुद जज करो, सब डेटा दिया उसका पे कौन सा फॉर्मूला क्या लगाओगे, ट्राई करो। तो दोनों में एक्सटेंशन नहीं वो दिया थोड़ी है। इसमें पहले चलो देखो करना तो वही है, बस एक बार है ना जज करके बताओ ये जो डेटा दिया उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। एक्चुअली फॉर्मूला तो यूज करे, कोई भी फॉर्मूला से ढंग से कभी आंसर आएगा, एक बार अपने प्रॉब्लम के लिए बेटर कौन सा है वो एक बार जजमेंट। बोलो कौन सा वाला यूज करो। ये देखो ये सब वाई एल ए वो सब के रेशियो दे रखे हैं, कौन सा यूज करना चाहिए, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है जो सबसे पहला लिखा है एक तो यूज कर सकते हो, पर दिक्कत किस में आएगी देखो डेल्टा, तो उसके बारे में खुद तुम्हें सोचना है। अब दूसरा फॉर्मूला भी देखा था हमने, कौन सा था, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। एफ के बारे में दिया नहीं, पर एफ के बारे में खुद इधर से लॉजिक लगा सकते हो, तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो डेल्टा एल के बारे में खुद सोचोगे वो कैसे निकलेगा।
भूत लगा सकते हो दिमाग, करो ट्राई। एक इक्वेशन हमेशा लगा सकते हैं इधर, कौन सी लगा सकते हैं इक्वेशन जो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? कौन सी? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमेशा इधर लगा सकते हैं। ठीक है, करो ट्राई, अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, 10 ले सकते हो। कितना है? जो सॉल्व करते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा? अगर ओरिजिनल यूज करें y a बाई एल और क्या था डेल्टा एल, तो इसमें रेशियो अगर मैं लिखूं यू ए बाई यू बी तो रेशियो कैसे लिख सकते हैं? आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या है? तो वाई ए बाई वाई बी, एरिया का क्या है? एरिया ऑफ ए बाई एरिया ऑफ बी। लेंथ का क्या है? लेंथ का क्या है? इनवर्स है ना, तो क्या आएगा? देखो थोड़ा लिखने की ट्राई करो, ऐसे करोगे भले पूरा सॉल्व ना हो, ऐसे ऐसे ट्राई करो, सिर्फ बैठे ही रहोगे कि हाँ सॉल्व करो सोल्यूशन दे दो, फिर सीखने नहीं मिलेगा उससे कुछ। ट्राई करो एटलीस्ट इतना ही, भले पूरा सॉल्व ना। डेल्टा एल ए बाई डेल्टा एल बी, देखो ये सब रेशियोज को दे रखते हैं,
इसका निकालना है तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, हुक्स लॉ लगाए। ये दोनों वायर पे क्या हुक्स लॉ लगाऊं, मैं पहले वायर पे हुक्स लॉ लगाऊं तो कैसे लिखेंगे, FA बाई एरिया ऑफ ए इक्वल टू YA बाई YA इंटू क्या आएगा डेल्टा LA बाई। अब वैसे ही बी वायर पे मैं लिखूं और इसमें क्या मुझे इसका रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दो। तो FA बाई FB इंटू इधर क्या आएगा AB अपॉन एरिया ऑफ ए इक्वल टू YA बाई YB इंटू क्या आएगा LB बाई LA इंटू डेल्टा LA बाई डेल्टा LA। ये कितना दिया है बोलो, FA ए वायर में कितना फोर्स लगेगा, 1 kg का लगेगा। बोल ये जो वायर है उस पर क्या 4 kg का भी असर तो होगा ही ना, तो टोटल कितना असर होगा 5 kg का। इधर कितना आएगा 50, बी पे 40 का असर होगा 4 kg का। ये रेशियो दे रखा है, A/B दे रखा है 3:1, तो ये कितना हो जाएगा 1:3 इक्वल टू YA बाई YB दे रखा है 1:2, LB बाई LA 1/2 होगा ना, A बाई B दे रखा है, ये कितना होगा 1/2 इक्वल टू डेल्टा LA बाई डेल्टा LB। इधर से डेल्टा LA बाई डेल्टा LB आ जाएगा, कितना आएगा कितना है 5/3, यहाँ पे डाल देते हैं। YA बाई YB कितना है 1/2, एरिया ऑफ A बाई B कितना है 3:1, LB बाई LA कितना हो जाएगा 1:2, और ये अपना आ गया 5/3। टोटल आंसर कितना है, क्यों क्या अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये 2 ही रहेगा, इसका स्क्वायर तो कितना आएगा आंसर 25/, ये ठीक है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया अटक रहे हो बस वही देखो कि कहाँ पे अटक रहे हो, कुछ अलग हो तो पूछो, डिस्कस करो, ठीक है, ट्राई करोगे तभी आएगा, ट्राई करो। इसमें ये पार्ट एक देख लिया, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक लिख लो, उसके नोट्स भेज दूंगा, 1-2 पेज का ही है, पूरा सिर्फ थियरी वाला पार्ट, पर वो समझाना जरूरी है, ठीक है। तो टॉपिक लिख लो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब क्या, ग्राफ ड्रॉ करना। अब वो समझा देता हूँ वो क्या है कर्व, ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट्स ही है, पॉइंट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, पर समझने में ध्यान दो। क्या होता है इसमें कि एक मशीन आती है जिसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। वो मशीन क्या करती है, एक मेटल है तुम्हारे पास, एक मेटल का ना पर्टिकुलर शेप होता है, मान लो सपोज अपने पास कॉपर है, तो कॉपर जो है ना ऐसा शेप का कॉपर होगा, इस शेप को क्या कहते हैं, डॉग बोन शेप कहते हैं, ठीक है।
तो मशीन में क्या होता है, इधर ऐसे क्लैंप होते हैं और मशीन क्या करती है, उसको खींचती है। खींचने की ट्राई करें मतलब मशीन क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। अब फोर्स हमें पता है, मशीन से मेजर कर सकते हैं, और ये एरिया है, वो एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो मशीन और क्या साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स पता है, ये एरिया भी पता है, तो मशीन क्या कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस, कि कितना स्ट्रेस लग रहा है। अब मशीन क्या करती है, धीरे धीरे खींचती है, फोर्स बढ़ाती है, तो स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी वजह से इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। अब वो मशीन लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, तो साथ में और क्या कैलकुलेट हो सकता है, स्ट्रेन। तो अगर वो आजकल की मशीन ऐसी आ गई कि डायरेक्ट तुम्हें ना स्ट्रेस और स्ट्रेन वो मेजर करें, उसका पूरा ग्राफ मिल जाता है। तो उसको हम कहते हैं, उस ग्राफ को क्या कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। हर एक मटेरियल का ऐसा ग्राफ बनता है। तुम ऑनलाइन देखोगे ना कि ऐसे सर्च करोगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉपर, तो पूरा ऐसा कर्व मिलेगा तुम्हें। अभी जो ड्रॉ कर हर एक मटेरियल का होता है, बहुत काम का होता है। जहाँ पे भी तुम यूज करो वो मटेरियल, उधर वो कर्व स्टडी होता है। प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका ग्राफ बनाता है ना, इसका ग्राफ मेटल का जैसा ग्राफ आता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्ट्रेस होता है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन होता है। तो कैसा ग्राफ आता है वो समझाता हूँ। शुरुआत में वो ग्राफ ऐसे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन आती है, ओ से ए ले लेते हैं। बाद में थोड़ा ऐसे कर्व होता है, ठीक, कर्व होता है। उसके बाद ये और थोड़ा ऐसे कर्व होता है, और कर्व होता है, ऐसे बढ़ता है और बाद में कम होता है। यहाँ कहीं पे ग्राफ खत्म हो जाता है। समझते ये पर्टिकुलर ग्राफ आता है, कॉपर का लो कोई और मेटल आ जाए, एल्यूमिनियम, उसका भी ऐसा ही कर्व होता है। अभी हर एक बात समझ क्या होता है। यहाँ कहीं पे पॉइंट सी, ये पॉइंट डी ले लेते हैं, ये पॉइंट ई, ठीक है। अब क्या है, ये ओ से ए पहले स्टडी करते हैं। ओ से ए स्ट्रेट लाइन है, कभी स्ट्रेट लाइन हो, मैथ्स के उनको पता होना चाहिए, जो बायो के उनको मैं बता रहा हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो तुम क्या बोल सकते हो, स्ट्रेट और स्ट्रेन क्या है, प्रोपोर्शनल। स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी मतलब स्ट्रेट लाइन बनती। तो ओ से ए में तुम क्या बोल सकते हो, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब क्या वो हुक्स लॉ लगा सकते हैं। तो ओ से ए में क्या है, तुम हुक्स लॉ लगा सकते हो, ओ से ए में ही हुक्स लॉ लगा सकते हैं। इसका जो स्लोप होता है, समझ एंगल थीटा है, तो इसका जो स्लोप है टेन थीटा है, वो किसकी वैल्यू देता है, यंग्स मॉड्यूलस। ये ग्राफ को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, बड़ी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इधर c तो नहीं होता है, तो y एक्सिस पे देखो सिग्मा, x एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन, तो स्लोप किसके बराबर होता है, यंग्स मॉड्यूलस। इसका स्लोप क्या देगा तुम्हें, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। ओ से ए और खींचते जाओ इसको, और खींचते जाओ इसको, तो क्या है, और स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है। तो ए से बी मटेरियल, अच्छा ओ से ए बताओ, मटेरियल इलास्टिक है या प्लास्टिक है, अगर हुक्स लॉ लगाते हैं मतलब मटेरियल का इलास्टिक है, और खींचते जा रहे हैं, तो अब ए से बी कर्व मिलता है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। तो ए से बी हुक्स लॉ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ए से बी हुक्स लॉ नहीं लगा सकते। तो ए से बी हुक्स लॉ नहीं लगा सकते, पर फिर भी तो इतना बोल सकते हो कि ए से बी अभी भी मटेरियल का इलास्टिक ही है, बस फर्क इतना है कि हुक्स लॉ नहीं लगे। और खींचते जाओ, एक पॉइंट पे क्या होता है, बी से पार करे ना, अब अगर मैं खींचूं और खींचूं, बी के पार हो गया, तो अब मटेरियल इलास्टिक नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा, फ्लैट। इसको ये अच्छा एग्जांपल है। इसको अगर मैं ऐसे खींचते रहूं तो एक पॉइंट होता है, ऐसे पूरा मोड़ दो, तो अब वो ऐसे इलास्टिक रहेगा, वापस आ पाएगा ऐसा अपने से, ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा, तो अब वो इलास्टिक से क्या बन गया, फ्लैट। तो सेम ऐसा होता है, बी को पार करो तो अब वो मटेरियल इलास्टिक नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, फ्लैट। मतलब अगर मैं खींच के छोड़ दूं तो वैसा ही रहेगा। तो ये जो रीजन है इतना, ये बाउंड्री, इस रीजन में बिहेवियर कैसा होता है, इलास्टिक। इसके बाद का जो बिहेवियर है वो पूरा बिहेवियर क्या होता है, प्लास्टिक। अपने सिलेबस में क्या था, सिर्फ ओए ही था और कुछ नहीं था, अपने सिलेबस में वही लगाया था। इसके बाद ये सिलेबस के बारे में बस पता होना चाहिए क्या होगा।
प्लास्टिक एक बार हो जाए, ये वाला एक केस ऐसे पूरा मोड़ दिया, बाद में अगर मैं ऐसे और मोड़ने की ट्राई करूँ, अब अभी जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक बार मोड़ लिया, बाद में मैं मोड़ने की ट्राई करूँ, आसान होता है या मुश्किल होता है? और मोड़े, ठीक है, मैंने पूरा मोड़ दिया, किसको कुर्बान करनी है, ठीक है, तो मैं दिखा सकता हूँ। उसमें एक बार ऐसा मोड़ दो, तो और बाद में मैं मोड़ने की ट्राई करूँ ऐसे, तो इजी होता है या मुश्किल होता है? पर ये इसमें शायद टूट जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखो ये, चलो ये सब इलास्टिक है, मैं और मोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी इलास्टिक है, अब देखो और मोड़ दिया, अब देखो थोड़ा आने की ट्राई कर रहा है पर पूरा है क्या? अभी कैसा बिहेवियर हो रहा है? प्लास्टिक बिहेवियर, थोड़ा आएगा, थोड़ा तो आएगा, पर पूरा 100% कभी नहीं आएगा। ये बिहेवियर कैसा हो गया? प्लास्टिक। और मोड़ते ही जाओ एक पॉइंट पे, देखो और प्लास्टिक बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ, अब ऐसे मोड़ना है, ऐसे मैं मोड़ते जाओ, ठीक है, और पूरा मोड़ दिया, तो ये नोट करोगे तो ये जो पार्ट है जहाँ पे मुड़ा हुआ है, वो पार्ट पतला और वाइट हो जाता है। और मोड़, देखो देखो कितना दूर, बहुत प्लास्टिक हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ, अब मोड़ना आसान होता है या मुश्किल होता है? ये और मोड़ू मैं, ये आसान हो गया, इजीली मोड़ सकता हूँ। जब तक इलास्टिक था तब मुश्किल होता है फोर्स लगा, अब एकदम इजी हो गया है मोड़ना। तो इसका मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर आसान हो गया मोड़ना तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और मोड़ना क्या हो जाता है? बहुत इजी हो जाता है। तो ग्राफ ऐसे ही फॉलो करता है कि पहले मैं मोड़ रहा हूँ, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, इधर डी पॉइंट पे हाईएस्ट स्ट्रेस मिलता है, उसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, सबसे ज्यादा होता है इसलिए। बी पॉइंट क्या थी? बाउंड्री थी। तो इधर जो स्ट्रेस होता है ना, उसको कहते हैं यील्ड स्ट्रेस, YIELD, यील्ड। क्यों यील्ड कर रहा है मटेरियल? इलास्टिक से क्या हो रहा है? प्लास्टिक। नीचे और पार हो जाओ, मतलब ये वाला केस एकदम आसान हो गया। ऐसे खींचते ही जाओ, इसको खींचते ही जाओ, तो एक पॉइंट पे ये कैसा हो जाएगा? ऐसे पतला हो जाएगा, ठीक है। इसके YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है, वो देखते हैं। ऐसे पतला हो जाएगा एक पॉइंट, उसके बाद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ई पॉइंट पे ग्राफ खत्म हो गया, मतलब इधर ई क्या हो गया? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो गया। ये ग्राफ नीचे कम क्यों होगा? तो कम होगा मतलब स्ट्रेस कम होगा। अब आसान है ना उसको। तो ये जो है, ये पार्ट, ये किसका ग्राफ बनाया हमने? मेटल। ये मेटल का ऐसा ग्राफ हो, ठीक है। अब इसकी जगह, मेटल की जगह सपोज मैं ग्लास लूं, मेटल की जगह सपोज ग्लास लेगा, तो ग्लास में क्या होगा? वो अब तोड़ूंगा नहीं, पर स्केल है किसी के पास? स्केल जो आती है सिंपल, ये ध्यान दो, मान लो एक ग्लास है, ग्लास है, ठीक है। एक्चुअली ग्लास नहीं, अलग मटेरियल होता है, ठीक है, पॉलिस्टर ही होता है इस तरह का। ग्लास है ऐसा मान लो। अब देखो इसको मोड़ सकता हूँ, अभी कैसा बिहेवियर है? ये इलास्टिक या प्लास्टिक? अभी इलास्टिक बिहेवियर। और मोड़ते जाऊँ, ऐसा कोई कौन केस आएगा कि ऐसे मोड़ते ही जाऊँ और मुड़ा हुआ ही रहे वो ढक्कन की तरह? क्या होगा? तो मोड़ते ही जाओ, एक पॉइंट पे क्या होगा? डायरेक्टली टूट जाएगा। मतलब इसमें प्लास्टिक बिहेवियर होगा क्या? तो मुड़ा हुआ ही रहेगा? नहीं होगा। इलास्टिक से डायरेक्टली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उसका ग्राफ बता सकते हो कैसा रहेगा? ऐसे मटीरियल का उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें, उस मटेरियल का ग्राफ, इलास्टिक बिहेवियर मिल रहा है, ऐसे कर्व भी मिलेगा, प्लास्टिक नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा ही आगे आके क्या है? ग्राफ खत्म हो गया, टूट गया। ऐसा इसमें ग्राफ होता है, प्लास्टिक वाला पार्ट क्या हो जाता है? हट जाता है। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? ब्रिटल। वो मटेरियल क्या है? ब्रिटल। इस मटेरियल को खींच सकते हैं, ऐसे मटेरियल को खींच सकते हैं जिसमें प्लास्टिक होता है, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? डक्टाइल। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डक्टाइल, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग मटेरियल आते हैं। एक और अगर बताऊं तो रबर, अगर हम रबर की बात करें, रबर को तो क्या बहुत खींच सकते हैं, फिर भी वो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे आता है। ऐसे मटेरियल्स को जिसमें बहुत ज्यादा खींच सके, ऐसे मटेरियल्स का नाम है रबर। को हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। टेक्निकली उनको क्या कहते हैं? इलास्टोमर्स। वो क्या है? इलास्टोमर्स। तो उनका ग्राफ है ना, पूरा ही अलग आता है। उनका ग्राफ ऐसा है,
शुरुआत से ही कर्व होता है, ऐसा रबर का ग्राफ आता है इलास्टोमर, वापस रिलीज करो तो ये ग्राफ नहीं ऐसे फॉलो होता है, इसे साइकिल कहते हैं। जैसे खींचते जाओ वापस थोड़ा खींचते जाओ जैसे साइकिल फॉलो होती है। जितनी साइकिल फॉलो करोगे ना उतना एनर्जी लॉस होते जाता है। तो रबर बैंड को इसके कहते हैं, नोट करो बहुत बार यूज करो, खींचो तो लूज हो जाता है, तो मटेरियल का लॉस डेवलप, ठीक है। तो ये उनका ग्राफ है, तो हर एक मटेरियल का ग्राफ है, नोट से वो भेज देता हूँ उसमें पूरा लिखा होगा, ठीक है। और मैंने होमवर्क दिया था, वो पीडीएफ डाली थी, जिन्होंने किया वो रुक जाओ, ना किया रुक जा सकते, वो मतलब ही नहीं है ना रुकने का, ठीक है। और डीपीपी डीपी क्या मॉड्यूल ले लिए क्या? आज मॉड्यूल का होमवर्क डालूंगा ग्रुप में, वो मंडे करना, ठीक है। जिन्होंने किया है वो रुक जाओ, डिस्कस करते हैं, ठीक है। फटाफट जो ना किया हो जाना हो फटाफट जाओ, टाइम मत बिगाड़ो। कौन से ग्राफ? ये समझ सकते हो, ग्राफ वाले भी समझ सकते हो। ओके, ये इसमें 11 क्वेश्चन है, इसमें डाउट कोई आया क्या? पहले वो बोलता हूँ, तो पहले फिफ्थ एक डिस्कस कर लेते। देखो फिफ्थ जो है, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, कैसे मटेरियल्स हैं उनका ग्राफ कोई रखा है। ये 3 मटेरियल है और उनकी इलास्टिक लिमिट ऐसे ये किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा अच्छा नॉलेज यूज होगा इसमें, ये ऐसे दिया हुआ है, ये पी क्यू, ठीक है, ऐसे ये पी क्यू आर, ठीक है। ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन है यहाँ पे उल्टा ग्राफ, ये स्ट्रेस है। तो देखो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ वायर इज मैक्सिमम। इलास्टिसिटी मतलब क्या, जितना इजीली खींच सको वो ज्यादा इलास्टिक, मतलब स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या करो, स्ट्रेस एक ही रखो और स्ट्रेन चेक करो। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो वर्टिकल लाइन ऐसे कट करो, इधर स्ट्रेस की सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम, इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, पी में स्ट्रेन क्या ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ वायर पी नहीं, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ वायर पर एक मिनट, इसमें नहीं चलेगा, ये जो मॉड्यूलर स्पेस के इसके लिए क्या करो, सबसे ज्यादा जो खींच सके वो क्या इलास्टिसिटी दिखाता है। तो इसमें देखो P यहाँ तक है, इसका नहीं पर्टिकुलर वैल्यू, और इसमें थोड़ा मैग्नीफाई करके ध्यान से देखोगे ना, यही वैल्यू पे QB है, मतलब Q को क्या है, सेम लिमिट तक खींच सकते हैं, भले Q में ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ता है, P में पर खींच सकते हैं दोनों को सेम। तो P और Q दोनों की ज्यादा नीचे, तो ये ऑप्शन गलत है, तो B तो अपने आप ही गलत हो गया। क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ P एंड Q बोथ इज मैक्सिमम। और क्या दिया, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ R इज ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रेस झेल सकता है। तो स्पेशली देखो QB इतना ही झेल सकता है जितना R झेल सकता है, तो इसमें क्या आना चाहिए, Q और R दोनों का
टेंसाइल स्ट्रेस क्या आना चाहिए मैक्सिमम, इससे कोई भी सही नहीं तो दिया है। वैसे ही 6 वाला स्टडी कर सकते हो, ठीक है, उसके लॉजिक पे ट्राई करना। और बहुत साइड आउट 7 एक मिनट ओके, ये इजी है। तो देखो क्या दिया है कि वुडन डिस्क है, ऐसे वुडन डिस्क है, इसके ऊपर हमें क्या रिंग लगानी है, रिंग लगानी है तो रिंग को क्या थोड़ा खींचना पड़ेगा और इधर बैठाना पड़ेगा। तो इसमें रिंग की स्टील रिंग की बात करें, स्टील रिंग का रेडियस आर दिया है, तो स्टील रिंग की लेंथ जो है स्टील रिंग की शुरुआत की लेंथ, इनिशियल लेंथ को क्या लिख सकते हो 2π स्मॉल r। अब इस रिंग को मुझे इधर फिट करना है, तो रिंग की लेंथ कितनी हो गई, ये इतनी हो गई, इसका रेडियस भी है कैपिटल है, तो फाइनल लेंथ रिंग की कितनी हो गई 2π कैपिटल है, तो डेल्टा एल कितना होगा r माइनस r, ये डेल्टा एल होगा। और क्या पूछा है इसमें, फोर्स पूछा है, तो लगा वो Fy equal to y डेल्टा एल r माइनस स्मॉल r अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 2π, ये कैंसिल आगे नहीं करते, टेक प्रॉब्लम कुछ नहीं। और ये बल्क स्ट्रेन क्या दिया है इस साइड, ओके बल्क स्ट्रेन मतलब क्या डेल्टा v बाई v वो निकालना है। हाँ तो आप सीधा कर सकते हो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, बोलो वो डेल्टा v बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 तो साइड दिया हुआ है डेल्टा एल 1%, ये 1% दिया हुआ है, तो कितना है 3%। और ऑप्शन में देखोगे तो परसेंट में नहीं दिया है, 0.0 समथिंग, मतलब क्या करना है डिवाइड बाय 100, तो क्या 0.03 है बाद में, और कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये लिखिए कर लिए, अब है ना ग्रुप में जो मैं इस मॉड्यूल का होमवर्क डालूंगा वो अब कंटिन्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट पूरे प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है ना, बाद में मंडे दूसरा डाल